Okay, so let's start. प्री ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 18, राइट। वैसे हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में ग्रुप नंबर 15 से स्टार्ट किया था। 15, 16 एंड 17 आर ऑलरेडी कंप्लीटेड और 15, 16, 17 जो थे वो केमिकली रिएक्टिव ग्रुप थे, तो उसके अंदर बहुत कुछ हमने पढ़ा। We have learned about the physical properties, chemical properties, compounds of that particular group. Okay, अब आते हैं बच्चों ग्रुप नंबर 18 के ऊपर एंड वी नो दैट ग्रुप नंबर 18 जो है वो बेसिकली नोबल एलिमेंट्स है। इतने ज़्यादा उनके केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा थियरी पार्ट भी मिलने वाला नहीं है। जो भी आपको थियरी पार्ट दिया हुआ वी विल डिस्कस ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 इज बेसिकली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं बच्चों हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्या कहते हैं उसे हम? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, राइट। दिस ऑल आर द गैसेस एंड दे ऑल आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, राइट, एंड दे ऑल आर कॉल्ड एज नोबल गैस। क्योंकि उतना ज़्यादा रिएक्शन करने वाला नहीं है, तो इसलिए उसे हम नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अबाउट द ऑकरेंस। Okay, so all these inert gases basically occur in atmosphere only by 1% of the volume. तो एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है उसका टोटल वॉल्यूम जो है उसमें से 1% वॉल्यूम कौन कंस्टिट्यूट करेगा? उसमें से 1% वॉल्यूम कंस्टिट्यूट करेगा ये नोबल गैसेस। और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन किसका है? सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन है आर्गन का। तो एटमॉस्फेयर में टोटल गैसेस का 1% गैसेस जो है वो इनर्ट गैस है, राइट। और इस इनर्ट गैस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन किसका है? आर्गन का है। ओके, ऐसा कौन है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है? रेडॉन। रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, तो आपको ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं, राइट। रेडॉन इज द ओनली इनर्ट गैस जो आपको एटमॉस्फेरिक गैसेस में नहीं मिलेगा, राइट। चलिए, हीलियम एंड नियॉन। हीलियम एंड नियॉन आर बेसिकली फाउंड इन द रेडियो एक्टिव मिनरल्स। ओके, तो अलग अलग मेटल के जो मिनरल्स है उसमें जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स है इसके अंदर आपको हीलियम और नियॉन मिल जाएंगे, जैसे कि पिच ब्लेंड है, मोनेजाइट एंड क्लेवाइट, राइट। पिच ब्लेंड, मोनेजाइट एंड क्लेवाइट। ओके, तो ये जो मिनरल है उसके अंदर आपको हीलियम एंड नियॉन गैसेस मिल जाएंगे, राइट। नाउ मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको पता ही है, मीथेन जो है उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। तो मीथेन को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो साथ साथ में हीलियम भी मिलता है। सो कॉमर्शियल सोर्स ऑफ द हीलियम इज नेचुरल गैस। ओके, रेडॉन, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडॉन कहाँ से मिलेगा आपको? तो रेडॉन आपको मिलता है बेटा बाय द डीके ऑफ द रेडियम 226। तो रेडियम 226 का जब रेडियो एक्टिव डिके होगा तो आपको क्या मिलेगा? रेडॉन मिलेगा। देखिए रिएक्शन 88 226 रेडियम, एक अल्फा पार्टिकल उसने एमिट किया, दिस इज अल्फा पार्टिकल, राइट। 42H इज अल्फा पार्टिकल। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल एमिट किया आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे रेडॉन मिल जाएगा। दैट इज 88 में से क्या हो गया? 86 220 रेडॉन, राइट। सो रेडॉन आपको किस में से मिलेगा? रेडॉन आपको मिलेगा बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द रेडियम। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let's see the trends in the properties. So very first trend in the property is electronic configuration. And the electronic configuration of the noble gas you are quite aware about. It is NS2 NP6, राइट। खाली हीलियम एक्सेप्शन है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ओनली 1s2 होगा, बिकॉज उसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम हैज अ कॉन्फ़िगरेशन 1s2। उसके सिवाय बाकी जितने भी नोबल गैस है दे ऑल हैव द कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन द आउटर शेल इज completely filled. And because of the completely filled outer shell, or you can say complete octet, they are basically non-reactive. वो किसी के साथ रिएक्शन करने वाले नहीं है, right? So they are inactive. Okay, if you talk about delta Hi, ionization enthalpy, so as we have already talked that this are having the stable configuration. So अगर stable configuration में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, दिस बोथ थिंग्स विल रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी, सो दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, right? And this ionization enthalpy as a normal trend, it will decrease down the group. That is a normal trend. Delta Hi always decrease down the group, right? Atomic radius आप किसी भी ग्रुप में नीचे जाओगे, atomic radius क्या होता है? इंक्रीज होता है, so it will increase down the group. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो नोबल गैस क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, उनको चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन। देन ऑल्सो इफ यू वांट टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द हायर एनर्जी लेवल, क्योंकि वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल तो भर चुका है। तो इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल में जाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट इट रिक्वायर मोर एनर्जी। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसा रहेगा? आपका पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे के एंटर करवाना पड़ेगा। सो दे हैव हाई positive electron gain enthalpy. Why? Because the noble gases have no tendency to accept the electron. Okay, चलिए ये हो गया बेसिक ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो दे ऑल आर मोनोएटॉमिक गैसेस।
किसी के साथ उनको जुड़ना नहीं है क्योंकि उनके पास खुद का स्टेबिलिटी है, तो वाई शुड दे कंबाइन विद एनीवन एल्स? सो दे विल नॉट कंबाइन विद एनीवन, दे आर मोनोएटॉमिक गैसेस. They all are colorless, odorless and tasteless, right? They are sparingly soluble in water and they have low melting and boiling point. This thing you need to remember. They have low melting point and boiling point. What is the reason behind the low melting and boiling point? So reason is very simple. As they are not reacting with anyone, they are non-polar molecule, so they have only one kind of the interaction forces, which is van der Waals force. ओके हमें पता है कि जो नॉन पोलर एटम्स होते हैं उनके बीच में खाली एक ही टाइप का इंटरेक्शन फोर्स बनता है और वो कौन सा होता है? van der Waals फोर्स होता है. van der Waals फोर्स इज वेरी वीक एंड बिकॉज ऑफ दैट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस. सो वी विल राइट हियर ड्यू टू ओनली van der Waals फोर्स. तो उसके जो एटम्स है उनके बीच में खाली और खाली van der Waals फोर्स होगा और कोई फोर्स होने वाला नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव वेरी लेस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. चलिए मूविंग फर्दर. ओके हीलियम. Helium has the lowest boiling point of all the known element and that is only 4.2 Kelvin. Remember this data. जितने भी एलिमेंट्स है ना पीरियोडिक टेबल में, उन सब में सबसे कम अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है ना तो वो सबसे कम किसी का बॉइलिंग पॉइंट है ना, दैट इज 4.2 केल्विन. इसका मतलब है हीलियम को लिक्विफाई करना जो है ना वो नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप हीलियम को लिक्विफाई करना चाहते हो यू हैव टू गो थ्रू द टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन एंड दैट टेम्परेचर इज प्रैक्टिकली नॉन अटेनेबल, राइट. चलिए हीलियम हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक. हीलियम जो है बेटा इतना छोटा है साइज में, तो हीलियम जो है ना वो रबर में से भी पेनिट्रेट कर जाएगा, ग्लास में से भी पेनिट्रेट कर जाएगा और प्लास्टिक में से भी पेनिट्रेट कर जाएगा. तो दिस ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इनर्ट गैसेस. चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे, देन वी विल गो टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. Okay, so as we will talk about the chemical reactivity of the noble gases, we know the chemical reactivity of the noble gases is very low. They are practically non-reactive gases, and the reason is, first they have the completely filled valence shell, that is NS2 NP6 configuration in valence shell, that is completely filled, and second they have very high ionization enthalpy which makes very difficult the removal of electron, and high positive electron gain enthalpy which will make acceptance of electron very difficult. Okay, चलिए. But in 1962 the scientist Neil Bartlett, right, he synthesized a red color compound. नील बार्टलेट ने क्या किया? रेड कलर का एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, that was O2 plus PtF6 minus. The compound synthesized was O2 plus PtF6 minus. Later on he observed that कि ये O2 plus बनाने के लिए O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और मोलिकुलर O2 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, that ionization enthalpy of molecular O2 and ionization enthalpy of the xenon, this both are quite similar. See, he realized that first ionization enthalpy of O2 is 1175 kilojoule per mole, and that was almost identical with that of the 1170 kilojoule per mole, that is of xenon, right. Okay, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन मोलिकुलर फॉर्म में था O2 का था, उतना ही सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी xenon का भी था. तो व्हाट ही एज्यूम, बार्टलेट एज्यूम दैट कैन वी रिप्लेस दिस O2 प्लस विद द xenon. उसने ये गैस किया कि क्या मैं इस O2 प्लस को xenon से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी O2 का है वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी xenon का भी है. सो ही वाज सक्सीडेड इन हिज वर्क एंड ही फाउंड द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द नोबल गैस, दैट इज Xc प्लस PtF6. Xc plus PtF6, and that is of red color compound, and he prepared this compound by reacting between xenon and platinum hexafluoride. xenon and PtF6 के बीच में रिएक्शन करके उसने ये कंपाउंड बनाया xenon plus PtF6 minus. जो यहाँ पे O2 प्लस था उसकी जगह पे उसने क्या डाल दिया? Xc प्लस डाल दिया, and that was the first compound of xenon. Later on it was found that xenon form number of compound with the oxygen and fluorine. xenon जो है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा जो हमें यहाँ पर डिस्कशन भी करना है, राइट. चलिए, क्रिप्टॉन एक ही कंपाउंड बनाता है KrF2, ओके, एंड दैट इज द ओनली कंपाउंड ऑफ द क्रिप्टॉन दैट इज स्टडीड, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड. रेडॉन बेसिकली कोई कंपाउंड आइसोलेट नहीं करता, रेडॉन का कोई कंपाउंड आइसोलेट नहीं हुआ है, बट इट इज फाउंड दैट कि रेडॉन डाइफ्लोराइड RnF2 इट इज आइडेंटिफाइड बाय द रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, राइट. तो रेडियो ट्रेसर टेक्निक से पता चला है कि Rn जो है वो कोई कंपाउंड बनाता है RnF2, बट अभी तक उसको आइसोलेट नहीं करा गया है, राइट. एंड हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन, दे आर सो अनरिएक्टिव, उसका कोई कंपाउंड अभी तक मिला ही नहीं है. चलिए बात करेंगे xenon के कंपाउंड की. सबसे पहले xenon के कंपाउंड फ्लोरीन के साथ, राइट. तो xenon जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा उसे हम कहते हैं xenon फ्लोराइड,
क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं xenon फ्लोराइड्स, राइट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, xenon फ्लोराइड, राइट। ओके, चलिए xenon फ्लोराइड, 3 टाइप के फ्लोराइड बनेंगे xenon के, xenon डाइफ्लोराइड, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride. So there will be basically 3 kind of the fluorides of xenon, that is xenon difluoride, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride, right। चलिए xenon difluoride कैसे बनेगा, तो xenon in excess amount when reacted with fluorine gas at the temperature of 673 Kelvin and the pressure of 1 bar. The temperature is 673 Kelvin and the pressure here is 1 bar. Okay, so when xenon react with fluorine in excess quantity, xenon excess चाहिए, तब जाके XeF2 बनाएगा। कंडीशन देख लो, 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। चलिए, यही xenon एंड फ्लोरीन रिएक्ट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1/5। व्हेन द xenon एंड फ्लोरीन रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ 1/5, ओके, ये टेबल के फॉर्म में बहुत पूछा जाता है। ओके, व्हेन द xenon एंड फ्लोरीन रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ 1/5, ओके, एंड द टेम्परेचर इज 873 एंड द प्रेशर इज 7 बार, यू विल गेट द XeF4। क्या मिलेगा अब हमें? XeF4 मिलेगा, xenon टेट्राफ्लोराइड, राइट। एंड व्हेन द xenon रिएक्ट विद द फ्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 1/20, मतलब फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ले लिया हमने 1/20 के रेशियो में, राइट। सो व्हेन द फ्लोरीन इज इन वेरी हाई अमाउंट एट द टेम्परेचर ऑफ 573 एंड चेक आउट द प्रेशर, 60 to 70 बार प्रेशर है, बहुत हाई प्रेशर, राइट। देन इट विल फॉर्म xenon hexafluoride XeF6, और विल इट फॉर्म xenon hexafluoride XeF6 इट विल फॉर्म, राइट। ओके, एक और मेथड है XeF6 को बनाने का। इफ यू मेक द रिएक्शन ऑफ XeF4 विद द O2F2, when XeF4 is react with O2F2 at 143 Kelvin temperature, right, when XeF4 react with O2F2 at 143 Kelvin temperature, एक F2 इसको मिल जाएगा, it become XeF6 plus O2। okay, so these are the method of preparation of the xenon fluorides। वापस एक बार, अगर xenon excess है, temperature 673, pressure 1 bar, XeF2, xenon and fluorine in the ratio of 1/5, temperature 873, pressure 7 bar, you will get XeF4। xenon and fluorine in the ratio of 1/20, temperature 573, pressure very high 60 to 70, you will get XeF6। XeF4 when react with O2F2 at 143 Kelvin, you will get this XeF6 plus O2। ओके, चलिए अब इसकी करेंगे प्रॉपर्टीज की डिस्कशन और इसका शेप चेक करेंगे कैसा होना चाहिए। ओके, okay, let's talk about the properties of the xenon fluoride। So all the 3 xenon fluoride, that is XeF2, XeF4 and XeF6 fluorides are XeF2, XeF4 and XeF6. All these xenon fluorides are crystalline solid and they all sublimine at 298 Kelvin temperature. That means at room temperature they will readily sublimine in the gaseous form, right? चलिए, they all are powerful fluorinating agent. They all are powerful fluorinating agents. Okay, they all will readily hydrolyze by the traces of water। थोड़ा बहुत भी पानी हुआ तो बहुत easily वो hydrolyze हो जाएंगे, जैसे कि XeF2, जैसे उसके ऊपर पानी गिरेगा, इट विल हाइड्रोलाइज एंड गिव यू Xe अलग हो जाएगा, दिस विल फॉर्म HF प्लस O2, राइट। XeF2 प्लस 2H2 विल गिव यू Xe प्लस HF प्लस O2, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 रिएक्शन। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। ओके, तो xenon जो है बेटा वो इनर्ट गैस है जिसके पास आउटर ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब xenon के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ना है, तो 8 में से 2 बन जाएगा बॉन्डिंग पेयर एंड आई कैन सी 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 2 बॉन्डिंग पेयर एंड 3 लोन पेयर, टोटल हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आपको पता होना चाहिए 5 का अरेंजमेंट होता है इस तरह से, ट्रिगोनल बाई पिरामिड में 5 का अरेंजमेंट होता है और उसमें से 2 ही जगह आपको बॉन्डिंग रखना है फ्लोरीन। तो आप 2 फ्लोरीन को कहाँ रखोगे बच्चों, इक्वेटोरियल बॉन्ड के ऊपर रख दोगे और बाकी जो लोन पेयर है वो आपका यहाँ पे रहेगा, राइट। ओके, तो ये जो आपका XeF2 है बच्चों, उसका शेप क्या हो जाएगा, XeF2 का शेप हो जाएगा लीनियर। ओके, और उसमें अरेंजमेंट कैसा रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा ट्रिगोनल बाई पिरामिड। अरेंजमेंट कैसा रहना है उसके अंदर, अरेंजमेंट रहने वाला है ट्रिगोनल बाई पिरामिड। चलो लेट्स टॉक अबाउट XeF4। Xe इज द सेंट्रल एटम। Xe के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से 4 फ्लोरीन है, तो 4 बॉन्डिंग पेयर है, 2 लोन पेयर है। देख लो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन बचे, तो यहाँ पे होगा आपका 4 बॉन्डिंग पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल, दिस इज व्हाट यू शुड नो। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब उसमें से 4 ही जगह पे अपने को फ्लोरीन रखना है। 6 में जब 4 रखना होता है तो हम एक ही प्लेन में रख देते हैं चारों को। तो दिस इज ज्योमेट्री कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनर, और 2 लोन पेयर जो है वो एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, राइट। तो इसका जो आपका ज्योमेट्री है वो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर
प्लानर। और अरेंजमेंट कैसा रहेगा, अरेंजमेंट ऑफ द पेयर इज ऑक्टाहेड्रल, शेप इज स्क्वायर प्लानर। Xc की बात करते हो, राइट। चलिए Xc के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, F6 से मतलब 6 चले गए बॉन्डिंग में, एक पेयर बचा लोन, तो यहाँ पे होगा 6 बॉन्डिंग पेयर, एक लोन पेयर, टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का बेसिक अरेंजमेंट होता है आपका पेंटागोनल बाई पिरामिड। क्या अरेंजमेंट होता है, 7 का अरेंजमेंट होता है पेंटागोनल बाई पिरामिड, बट आपको 6 ही जगह पे बॉन्डिंग पेयर रखना है ना, राइट। तो आप किस तरह से इसको अरेंज करोगे, देख लो बच्चों कैसे करना है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली ऑक्टाहेड्रल शेप जो है ना उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दोगे। देख लो हमने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल का जो शेप है ना उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया है। इस लाइन को एग्जैक्टली मैंने वर्टिकल नहीं रखा है, थोड़ा इंक्लाइन रखा है। ओके, तो दिस आर योर फ्लोरिन्स, आपको 6 फ्लोरिन रखना है, दिस आर योर फ्लोरिन। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन बचा है वो कुछ इस तरह होगा, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका शेप बना ना, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, दिस शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। क्या शेप है बेटा, ये आपका शेप है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। दिस आर द शेप ऑफ द xenon फ्लोराइड कंपाउंड, राइट, लीनियर, स्क्वायर प्लानर एंड distorted octahedral. Okay, now let's talk about one more property. This xenon fluoride can react with both fluorine donors and fluorine acceptor. When they will react with fluorine acceptor, अगर सामने कोई fluorine acceptor होगा तो ये एक फ्लोरीन दे देंगे और खुद बन जाएंगे पॉजिटिव, और सामने अगर कोई फ्लोरीन देने वाला है तो उसके पास से फ्लोरीन ले लेंगे और खुद बन जाएंगे नेगेटिव। वेरी सिंपल। देखिए xenon फ्लोराइड जब PF5 से रिएक्ट करेंगे, PF5 जो है वो फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, तो एक फ्लोरीन इसने ले लिया, बचा XCF, एक फ्लोरीन गया तो प्लस हो जाएगा, क्या बना, कैटायन, और ये एक फ्लोरीन को एक्सेप्ट करके बन जाएगा PF6 माइनस। सेम रिएक्शन विद SbF5, एक फ्लोरीन डोनेट करेगा, खुद हो जाएगा XCF3 प्लस, ये हो जाएगा SbF6 माइनस। ओके, व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल फ्लोराइड्स, तो मेटल फ्लोराइड कैन डोनेट द फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा, इटसेल्फ विल बिकम XCF7 माइनस आयन एंड M प्लस बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द xenon फ्लोराइड, राइट। अब इसके बाद जो कंपाउंड आता है दैट इज xenon ऑक्सीफ्लोराइड। कौन सा कंपाउंड है इसके बाद, xenon ऑक्सीफ्लोराइड है। चलिए आप इसको फटाफट कॉपी करेंगे, उसके बाद xenon ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड देखेंगे हम। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ xenon एंड ऑक्सीजन। कैसे बनेगा ये कंपाउंड, तो जो xenon फ्लोराइड कंपाउंड है, जैसे ही इस xenon फ्लोराइड कंपाउंड के अंदर आप पानी डालोगे, इट विल बिकम xenon ऑक्साइड कंपाउंड, मतलब जो xenon फ्लोराइड के जो फ्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय ऑक्सीजन। देखिए किस तरह से, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF4 एंड XCF6 बोथ गिव्स XCO3, मतलब फ्लोरीन सारे रिप्लेस होके ऑक्सीजन आ जाएगा वहाँ पे। देखिए किस तरह से, XCF4 प्लस H2O, प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले वो याद कर लीजिए, उसके बाद आप जो कोएफिशिएंट है उसको याद करोगे, ठीक है। सो बेसिकली xenon फ्लोराइड प्लस H2O विल गिव यू xenon प्लस XCO3 जो हमें चाहिए प्लस HF प्लस O2। ओके, इसके बैलेंसिंग के जो कोएफिशिएंट्स है वो आपके ऊपर है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए देन यू कैन ऑल्सो हैव XCF6। यहाँ पे हमने XCF4 का हाइड्रोलिसिस किया है, अब हम XCF6 का हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो XCF6 के अंदर जैसे ही आप पानी डालोगे, इट विल ऑल्सो कन्वर्ट टू XCO3 एंड HF। ये रिएक्शन सिंपल है याद रखने का, सारे फ्लोरीन को रिप्लेस करके 3 ऑक्सीजन ला दो और फ्लोरीन हाइड्रोजन मिलकर बना देंगे HF। ओके, ये तो हो गया बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या हो गया ये हो गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। बट व्हेन यू डू द पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, इफ यू डू द पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब आप सफिशिएंट वाटर नहीं डालो, इफ यू जस्ट ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर, देन यू विल गेट ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड। सो इन दैट कंपाउंड सारे फ्लोरीन रिप्लेस नहीं होने वाले हैं, कुछ ही फ्लोरीन जो है वो रिप्लेस होंगे। देखिए XCF6 प्लस H2O, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, राइट। पूरा हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपको 3 H2O चाहिए। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है, अगर आपने एक ही H2O लिया है, 3 अगर लोगे तो पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अगर एक ही H2O लिया तो एक H2O लोगे तो एक ऑक्सीजन अंदर आएगा, बदले में 2 फ्लोरीन बाहर जाएगा, तो बचा ये XCOF4 प्लस 2HF। अगर आपने 2 मोल लिए वाटर के तो 2 ऑक्सीजन अंदर जाएंगे, बदले में 4 फ्लोरीन बाहर आएंगे, ये हो गया XeO2F2, राइट। और जो 4 फ्लोरीन बाहर आए दैट विल फॉर्म 4HF। ओके, तो एक सिंपल सा बच्चों आप रिएक्शन याद कर लो, XCF6 3 मोल पानी डाला तो सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा XCO3 में, 2 मोल पानी डाला तो XeO2F2, 1 मोल पानी डाला तो खाली XeOF4। चलिए XeO3 जो कंपाउंड है, इट इज अ कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड। XeO3 जो है दैट इज अ कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड, राइट। धमाका करेगा ये, राइट। एंड इट इज पिरामिडल इन शेप अभी हम वहां पे बात करने वाले हैं। XeOF4 इट इज अ कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड एंड इट इज अ स्क्वायर पिरामिडल शेप, राइट। तो XeO3 एक्सप्लोजिव सॉलिड है, XeOF4 जो है वो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है। चलिए अब बात करते हैं शेप के बारे में, इंटरेस्टिंग है ये। चलिए यहाँ पे देखिए पहले XeOF4,
तो इफ यू टॉक अबाउट XeOF4 तो जेनॉन के पास सेंटर में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है जेनॉन के पास? 8, राइट। अभी आप बॉन्डिंग पेयर गिनेंगे तो 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हो गया 4 फ्लोरीन का 4 बॉन्डिंग पेयर। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ले जाएगा ऑक्सीजन, ओके, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया आपके पास, राइट। तो यहाँ पे 4 बॉन्डिंग पेयर फ्लोरीन बनाएगा, 1 बॉन्डिंग पेयर, भले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है बट बॉन्डिंग पेयर उसको एक ही गिनते हैं, मैंने आपको 11th में ये सिखाया है, ठीक है। तो 4 बॉन्डिंग पेयर फ्लोरीन का बनेंगे, 1 बॉन्डिंग पेयर ऑक्सीजन का बनेगा, मतलब देयर आर 5 बॉन्डिंग पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी बचा था, मतलब 1 लोन पेयर। कुल मिला के हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। चलिए 6 का अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल पहले आप अरेंज कर दो, राइट। उसमें से आपको 4 जगह फ्लोरीन रखना है, आप सिमेट्रिकली रखोगे तो 4 फ्लोरीन को आप एक ही प्लेन में रख दो, और ऑक्सीजन एक जगह रखना है आपको, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, और एक आपका रह जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये शेप क्या हो गया बच्चा? आपका ये शेप हो गया स्क्वायर पिरामिड। देख लो क्या शेप बना है आपका, स्क्वायर है, बेस और ऊपर पिरामिड है, तो इट इज स्क्वायर पिरामिड शेप। दिस शेप इज स्क्वायर पिरामिड, राइट। ये आपका स्क्वायर पिरामिड शेप है। चलिए XeO2F2 की बात करते हैं। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन है, तो पहले 2 बॉन्डिंग पेयर फ्लोरीन ले गया, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं अभी, 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 एक ऑक्सीजन के, ये 2 दूसरे ऑक्सीजन के, यहाँ भी 1 लोन पेयर बचा। बॉन्डिंग पेयर कितने? 2 बॉन्डिंग पेयर फ्लोरीन के, 2 बॉन्डिंग पेयर ऑक्सीजन के, मतलब यहाँ पे 4 बॉन्डिंग पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। चलिए बच्चों 5 का अरेंजमेंट होता है आपका ट्रिगोनल बाइपिरामिड। अब उसमें से 2 जगह आप फ्लोरीन डालोगे, राइट, और बाकी 2 जगह पे आप क्या डालोगे बच्चों? बाकी 2 जगह पे आप डालोगे ऑक्सीजन। चलिए किस तरह से इसको आप अरेंज करोगे? 2 जगह पे फ्लोरीन, 2 जगह पे ऑक्सीजन, तो यू कैन अरेंज लाइक दिस। आप यहाँ पे 2 फ्लोरीन करो और यहाँ पे आप ऐसे 2 ऑक्सीजन ले लो, दिस इज लोन पेयर। तो इसका शेप जो है ना वो बनता है बच्चों सीसॉ। क्या शेप है? दिस शेप इज द सीसॉ शेप, राइट। ये हमने देखा है 5 में 4 बॉन्डिंग पेयर होता है, तो द शेप इज सीसॉ। चलिए XeO3, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 3 आ रहे हैं, हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 का, 2 का, 3 का। चले 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 पेयर बाकी बचा, तो XeO3 के अंदर बच्चों 3 बॉन्डिंग पेयर बनेंगे 3 ऑक्सीजन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी बचा, 1 लोन पेयर, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया टोटल। 4 का अरेंजमेंट होता है आपका टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4, उसमें 3 जगह पे ऑक्सीजन रखोगे, चलो रख दो इस तरह से, और 1 लोन पेयर। तो ये जो शेप है ना बच्चों, ये शेप आपका बन जाता है ट्रिगोनल पिरामिड। ये एक ट्रायंगल बना, नीचे और ऊपर एक्सी है, तो ये शेप है आपका ट्रिगोनल पिरामिड, ट्रिगोनल पिरामिड। तो दिस आर ऑल अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ द फ्लोरीन जेनॉन। जेनॉन 2 टाइप का कंपाउंड बनाएगा, एक बनाएगा फ्लोरीन के साथ, और फ्लोरीन वाले कंपाउंड में जब पानी डालोगे इट विल गिव यू जेनॉन ऑक्साइड्स एंड जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। चलिए इतना लिखने के बाद अब हम लास्ट में बात करेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ दिस ग्रुप 18 एलिमेंट्स। फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे हम। Okay, let's talk about the uses of the inert gas. Okay, there are so many uses of the helium gas and very few uses of the remaining gases. चलिए हीलियम की बात करते हैं। हीलियम इज नॉन इनफ्लेमेबल गैस एंड इट इज़ ऑल्सो लाइटर देन एयर। हीलियम कैसा है? हीलियम जो है वो नॉन इनफ्लेमेबल है, उसमें आग नहीं लगती है, एंड इट इज़ अ लाइट गैस। एज इट इज़ अ लाइट गैस, हीलियम इज यूज टू फील द बलून फॉर द मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। हीलियम के बलून आते हैं बच्चों, हमारी कंट्री में तो जनरली नहीं होते हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बलून में लोग उड़ते रहते हैं। दैट बलून्स आर बेसिकली फिल्ड अप विथ हीलियम बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर, तो वो ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। चलिए इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। किसमें यूज़ होता है हीलियम? हीलियम यूज़ होता है गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। देन लिक्विड हीलियम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है 4.2 केल्विन, इट इज़ यूज्ड इन क्रायोजेनिक। Cryogenic is a branch of science which deals with the observation and experiments at very low temperature. तो वहाँ पे क्रायोजेनिक्स के अंदर ये लिक्विड हीलियम यूज होता है, राइट। सो इट इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन द पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, राइट। ये लिक्विड हीलियम का यूज क्या होगा? लिक्विड हीलियम का यूज होगा टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, अभी जो चैप्टर हम करेंगे ना फिजिक्स में, उसके अंदर ये आने वाला है टॉपिक, देखना। चलिए फॉर NMR, NMR इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एंड MRI, MRI इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो बेसिकली आप क्लिनिक में जाके करा सकते हो, राइट। डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, बॉडी डायग्नोसिस के लिए हम MRI करवाते हैं। MRI इज बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। लेट मी राइट इट हियर।
इट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. Magnetic resonance imaging is basically MRI and NMR. NMR is nuclear magnetic resonance, that is NMR. राइट चलिए एक और यूज तो आपने केमिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर में देखा होगा, हेनरीज लॉ में. हेनरीज लॉ में आपने देखा होगा बच्चों एप्लीकेशन में कि जब कोई डाइवर सिलेंडर यूज़ करता है ऑक्सीजन का तो वो प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके अंदर हीलियम गैस भी होता है साथ में, राइट, बिकॉज हीलियम हैज़ अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड. ओके, सो हीलियम इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन फॉर मॉडर्न डाइविंग apparatus बिकॉज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड. तो हीलियम का सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगा. हमने देखा था कि अगर प्योर एयर यूज़ किया तो क्या होगा, याद करो, प्योर एयर अगर यूज़ किया तो नाइट्रोजन गैस भी ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा. जैसे ही डाइवर सरफेस के ऊपर आएगा प्रेशर कम होने की वजह से नाइट्रोजन वापस बाहर आने की कोशिश करेगा एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी ह्यूज ट्रबल कॉल्ड एज बैंड्स. बट अगर हीलियम गैस होगा तो हीलियम गैस ब्लड में डिसॉल्व भी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमने देखा कि हीलियम का साइज बहुत छोटा है, इट कैन इजीली पेनेट्रेट. हीलियम क्या करेगा, हीलियम जो है वो इजीली पेनेट्रेट करेगा. यस उज्ज्वल, यू आर करेक्ट. ओके, हीलियम विल इजीली पेनेट्रेट फ्रॉम द ब्लड, तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है. चलिए, तो ये हो गए सारे यूजेस ऑफ हीलियम. वापस एक बार देखेंगे. नॉन इन्फ्लेमेबल, लाइटर देन एयर. इट इज यूज फॉर फिलिंग द बलून फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर. लिक्विड हीलियम जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, 4.2 केल्विन, यूज होता है क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट में. यूज होता है ये बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग द पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, जो एसेंशियल कंपोनेंट है NMR और MRI का. इट इज यूज एज अ डाइल्यूएंट फॉर द ऑक्सीजन फॉर द मॉडर्न डाइविंग apparatus बिकॉज हीलियम का ब्लड में रिएक्टिविटी या ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है. चलिए नियॉन की बात करते हैं. नियॉन यूज होता है डिस्चार्ज ट्यूब में, राइट. इट इज ऑल्सो यूज फॉर फ्लोरोसेंट बल्ब, यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, राइट. एडवर्टाइजमेंट मतलब ये बाहर जो आप जाते हो तो सब बोर्ड बैनर लगे होते हैं ना, उसके अंदर ये नियॉन गैस के बल्ब लगे होते हैं, राइट. अभी तो LED का ज़माना है, अभी नियॉन गैस यूज़ नहीं होता है. अभी जो बोर्ड है वो LED के होते हैं, बट पहले जो बोर्ड्स होते थे बाहर, दैट आर बेसिकली ऑफ दिस नियॉन गैस, राइट. चलिए, तो फर्स्ट इज डिस्चार्ज ट्यूब, सेकंड इज फ्लोरोसेंट बल्ब फॉर एडवर्टाइजमेंट, थर्ड नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बॉटनिकल गार्डन एंड इन ग्रीन हाउस. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉटनिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउसेस में किस गैस के बल्ब यूज होते हैं, दैट इज नियॉन गैस. ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं MCQ में, राइट. चलिए आर्गन की बात करते हैं. आर्गन बेसिकली इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने का काम करता है जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि आर्क वेल्डिंग. मेटल को जोड़ने के लिए जो आर्क वेल्डिंग होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा. ऐसा हो सकता है कि हाई टेम्परेचर पे मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करे, ऑक्साइड बना ले, नाइट्राइड बना ले. तो हमें ये रिएक्शन नहीं कराना है मेटल का हाई टेम्परेचर पे, तो हम क्या करेंगे, एयर में रिएक्शन नहीं कराएंगे, वी विल फिल आर्गन गैस. हम इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्शन करेंगे ताकि हाई टेम्परेचर पे मेटल कोई और रिएक्शन ना कर ले. ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर द इनर्ट एटमॉस्फेयर. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फिलिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इट इज यूज्ड इन हैंडलिंग द एयर सेंसिटिव सब्सटेंसेज इन लेबोरेटरी. तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं लेबोरेटरी में कि जिससे अगर आपने खुला रखा एयर में तो वो कुछ केमिकल रिएक्शन कर लेंगे. तो अगर आपको ये नहीं करवाना है देन यू कैन यूज दिस आर्गन गैस. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट. जेनॉन एंड क्रिप्टॉन इतने ज़्यादा इसके यूजेस नहीं है, बट दे आर जनरली यूज टू फिल द लाइट बल्ब फॉर द स्पेशल पर्पस. ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका 18 ग्रुप कंप्लीट होता है एंड आई कैन प्राउडली से दैट P ब्लॉक यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एंड वी हैव डन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ P ब्लॉक वेरी डिटेल्ड. एंड आपको एग्जाम के वक्त और कुछ नहीं पढ़ना है, आपको ये खाली नोट्स ही पढ़ने हैं, बिकॉज ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो टेक्स्ट बुक में हो और आपके नोट्स में ना हो. फ़र्क इतना है, टेक्स्ट बुक में सब कुछ धड़ाधड़ लिख के दे दिया है, नोट्स में आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में लिखा है, तो एग्जाम के वक्त याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ओके, चलिए.